कुछ विद्यार्थियों के IUPAC नाम में कमी है कि उनको IUPAC नाम नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैं एक 11th क्लास के लिए 11th क्लास का बेसिक होता है IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बच्चे 11th क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो इनके लिए कुछ वीडियो मैं अलग से जारी करूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको IUPAC और ऐसे ही 11th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकते हैं। बिकॉज हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और क्लास 12th के केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 से एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइडों का हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था, साथ में इनका नामकरण भी हमने पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे हैं एल्किल मोनोहेलाइड, यानी कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनके अंदर केवल एक ही हेलोजन एटम होता है, उन्हें हम एल्किल मोनोहेलाइड कहते हैं। उनका क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था, यानी कि वर्गीकरण हमने कर लिया था, और इसी के साथ हमने उनका नामकरण भी कर लिया था। अब नामकरण के बाद आता है कि आखिर एल्किल हैलाइडों में जो हेलोजन कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं CX बंध। उसकी प्रकृति क्या होती है, यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और जहाँ जहाँ मैं पढ़ाऊँ आपका ध्यान, आपका फोकस वहीं रहना चाहिए। और देखिए, कुछ बच्चे वीडियोस को काट काट कर देखते हैं, ये मेरे सुनने में आ रहा है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि वीडियो को कंटिन्यू देखें, मेरी लाइनों को कंटिन्यू सुने, और फिर उसके बाद आप इनको यानी कि बोर्ड पे कराए हुए वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करें। उसके बाद फिर एक बार और वीडियो देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, वीडियो को कभी भी काट काट कर नहीं देखें, ठीक है। तो हम आज पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। और कवर करना है पूरा। एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। C यहाँ पर वो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा होता है। हमें सबको पता है, हम सबको पता है, हमने आपको लास्ट वीडियोस में या पहले वाले वीडियोस में ये बता दिया था कि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। एल्किल मोनोहेलाइडों में ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध। हम इस बंध की प्रकृति पढ़ रहे हैं। बंध की प्रकृति से मतलब ये आयनिक होगा आयनिक का मतलब ध्रुवीय, ये ध्रुवीय होगा या सहसंयोजी होगा। देखिए, बंध दो ही प्रकृति के हो सकते हैं, या तो ये बंध ध्रुवीय होगा या ये बंध सहसंयोजी होगा। ध्रुवीय बंध आसानी से वियोजित हो जाता है, और आसानी से वियोजित होकर ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और क्रियाशील होते हैं, क्रियाशीलता दर्शाता है। तो हम यहाँ इस बंध की देखते हैं प्रकृति कैसी होगी। ये सहसंयोजी होगा या ध्रुवीय होगा, या फिर ध्रुवीय सहसंयोजी होगा। हालांकि ये सहसंयोजी बंध है, लेकिन इसकी प्रकृति ध्रुवीय है। ये कैसे पता चलता है, आइए हम बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैथिल हैलाइड। दिस इज मैथिल एंड दिस इज हैलाइड, हेलोजन। तो दिस इज मैथिल हैलाइड, ये मैथिल हैलाइड है। इस मैथिल हैलाइड को अब हम गौर से देखते हैं। मैं यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिख देता हूँ, मैथिल हैलाइड। इस बंध के अंदर हेलोजन पर हम जानते हैं कि हेलोजन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, ये आपको याद रखना है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हेलोजन परमाणु सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाले होते हैं। तो हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। ये हेलोजन है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। विद्युत ऋणता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अत्यधिक या अधिक विद्युत ऋणी, ये अत्यधिक विद्युत ऋणी है, यानी कि विद्युत ऋणता है, इसकी विद्युत ऋणता अत्यधिक होती है।
आप ऐसे लिख सकते हो। इसकी तुलना में, इस कार्बन की तुलना में, और इस कार्बन की ऋणता कम विद्युत ऋणता होती है। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणता कुछ बच्चों को पता नहीं है, ध्यान सुनेंगे। बंध के इलेक्ट्रॉनों को, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। तो ये हैलोजन है, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो इस वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ खींचेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ आकर्षित होंगे, तो हैलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। ध्यान रहे, जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है, आकर्षित करता है। अभी ब्रेक नहीं हुआ है, बॉन्ड टूटा नहीं है, अभी केवल आकर्षण है, इसलिए आंशिक ऋणावेश। इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा, क्योंकि इसके यहाँ पर बंधों को, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इसलिए आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक धनावेश। एक ऋणावेश, एक धनावेश, एक ऋणावेश और एक धनावेश की वजह से यहाँ पर ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी, इसे कहते हैं ध्रुवता। धनावेश और ऋणावेश का एक समूह आ जाता है, इसे कहते हैं ध्रुवता। ध्रुवता तो विद्युत ऋणता के अंतर के कारण CX बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों में CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो अतः ये बंध कैसी प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति। ये बंध कैसी प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति। ये बंध कैसी प्रकृति का होगा? ध्रुवीय प्रकृति को। फिर से सुनेंगे और साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए, इस कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा sp3। ये कैसे पता चल रहा है? ये कैसे पता चल रहा है? देखिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। एकल बंध में 1 सिग्मा होता है, तो 4 एकल बंध इस कार्बन के चारों तरफ, 1 2 3 4, 4 एकल बंधों की वजह से इसका संकरण sp3 होगा। हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि सिग्मा बंध प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, सिग्मा बंध टोटल 4 है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर नहीं है, लोन पे इस पर नहीं है, तो 4 + 0 जब करते हैं तो 4 आता है, और जब योग 4 आ जाए तो sp3, और अगर योग 3 आता तो sp2, योग 2 आएगा तो sp। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए, तो मैं फिर कह रहा हूं कि एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश एवं कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसी कारण CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। एल्किल हैलाइडों में, नए पॉइंट्स आप लिखोगे, एल्किल हैलाइडों में CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सुग्राही होते हैं। सुग्राही का मतलब आसानी से दर्शाते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दर्शाते हैं, अर्थात सुग्राही होते हैं।
सुग्राही का मतलब आसानी से दर्शाने वाले। तो एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सुग्राही होते हैं। तो ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सुग्राही होते हैं क्यों, या एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं और क्यों दर्शाते हैं। एल्किल हैलाइडों के में CX बंध की प्रकृति को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो ये एल्किल हैलाइड है, ये CX बंध की प्रकृति आप यहाँ समझ सकते हो, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। आपकी प्रकृति यहाँ से समझनी है, ये आपका रफ वर्क है, चाहो तो नोट करो। संकरण निकालने का मैंने आपको पहले भी सिखाया था, संकरण ज्ञात करना, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या। अगर यह आपको पता है आप आसानी से संकरण निकाल सकते हो। लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन, 4 सिग्मा बंध है, 0 लोन पेयर है, तो 4 आ जाएगा टोटल। 4 + 0 = 4, तो sp3। 3 आ जाए तो sp2, 2 आ जाए तो sp। यही 3 निकाल सकते हैं, इससे और ज्यादा नहीं निकाल सकते। ये आपको नोट करना है। चलो बंद कर देंगे। हाँ, पोस्ट। अब हम पढ़ेंगे CH3Cl। ये एक प्रकार का एल्किलाइड है। सन 2018 और 19 में आया था, आई थिंक 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यही क्वेश्चन मिले, इसके जैसे और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि आया था इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए। क्या होते हैं कक्षक आरेख? ऑर्बिटल डायग्राम। कक्षक आरेख हमें इसका बनाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ये रहा CH3Cl, आपको दिखाई दे रहा है। वापस संकरण निकालना इस कार्बन का, एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए टोटल? 4 सिग्मा। और इस कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। देखो, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकालते हैं, बीच के परमाणु का निकालते हैं। उसके चारों तरफ देखा जाता है कि कितने एकल बंध हैं। तो यह 4 एकल बंध है। अगर डबल बॉन्ड हो तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। हमें सिग्मा से ही मतलब होता है, पाई से मतलब नहीं होता। तो 1 2 3 4 सिग्मा है, इसलिए ये sp3 है। तो आपका कार्बन sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। व्हाट इज sp3? इसको हम यहाँ समझेंगे। ये केवल समझा रहा हूं क्या होता है sp3। एक s और 3 p, एक s और 3 p कक्षक आपस में मिलेंगे, संकरण करेंगे और 4 नए कक्षक बनाएंगे। देखो, एक तो s है, 3 p है, 3 p है, एक तो s, ये डब्बा एक s का बना दिया, और 3 p। हम सब जानते हैं p के 3 होते हैं, नहीं भी जानते तो अब याद रखना, px, py और pz। ये एक s है, s का हमेशा एक ही होता है। तो एक s और 3 p दोनों को मिलाएंगे, टोटल कितने बनेंगे? 4। टोटल कितने बनेंगे? 4। 1 2 3 4। इन्हें बोलते हैं कक्षक। ये थे उपकोष। s उपकोष जिसमें एक ही कक्षक होता है, p उपकोष, इसमें हमेशा 3 होते हैं। हमेशा p कोई सा भी हो, इसमें हमेशा 3 ही होंगे, px, py, pz। ये 11th क्लास में पढ़ा है। तो एक s और 3 p दोनों मिलकर बना लेते हैं 4। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और इन चारों का नाम जो है वो इसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। इन चारों का नाम रखा जाएगा sp3। तो एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3। ये हो गए sp3 संकरित कक्षक। वापस सुन लीजिए, नाम से पता लग रहा है sp3, तो इसलिए एक तो s है इसके अंदर और 3 p है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर sp2 का क्या होगा? sp2 का भी सुन लो,
अगर आपका sp2 आ गया तो sp2 आ गया तो एक s और दो p, एक s और दो p, टोटल कितने बनेंगे? ये बने टोटल 4, ये बने टोटल 3। और तीनों का नाम क्या होगा? इसमें देखो एक तो s मिलेगा और दो p मिलेंगे, px और py, px और py, और इसके अंदर एक s, तो टोटल कितने बने? 3 बन जाएंगे। और तीनों का नाम क्या होगा? तीनों का नाम रखेंगे sp2। जिस तरह यहाँ चारों का नाम क्या रखा है? sp3, इसी तरह यहाँ तीनों का नाम क्या रखेंगे? sp2। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा संकरण है, इसकी बात हटा देते हैं। तो हमारे पास sp3 संकृत कक्षक बनेंगे 4 sp3 संकृत कक्षक बनाएंगे। सुनिए संकृत कक्षक कैसे बनते हैं, कक्षकों की आकृति क्या होती है। देखो संकृत कक्षकों की आकृति हमेशा ऐसी होती है, एक छोटी पाली होती है और एक बड़ी पाली होती है, ऐसे होते हैं संकृत कक्षक। संकृत कक्षकों की आकृति हमेशा ऐसी होती है, एक बड़ी पाली होती है जो प्लस की होती है, एक छोटी पाली होती है जो माइनस की होती है। ये आपका एक sp3 कक्षक से बनाया, लेकिन मुझे ऐसे कितने चाहिए? 4, 1 2 3 4, 4 चाहिए, तो ये चारों, ये रहे चारों। ये 4 बना दिए मैंने, चारों बिल्कुल सेम एक जैसे बनेंगे। अब ये चारों क्या करते हैं? देखो जो ये कार्बन के 4 sp3 संकृत कक्षक हैं, 4, ये चारों एक दूसरे से जुड़ते हैं और त्रिविम में अपने आप को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि इनकी पालियों के बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो। ये चारों चारों एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे से जुड़कर अपने आप को इस तरह व्यवस्थित कर लेते हैं, इस तरह जमा लेते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। ये चारों इस कार्बन के हैं, ये चारों। चलिए तो बना देते हैं चारों। देखिए जब भी sp3 संकरण होता है, मैं लिख देता हूं आपको, ये सब sp3 संकृत कक्षक है, संकृत कक्षक। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी। मैंने कहा था चारों का नाम sp3 होता है। अब ये चारों अपने आप को कैसे जमाते हैं सर, कैसे पता लगेगा? तो मैं यहाँ पर वो भी बता देता हूं आपको कि sp3 जब भी आएगा वो चतुष्फलकीय रूप से जमता है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और sp2 हमेशा त्रिकोणीय, समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, और sp हमेशा रेखीय रूप से व्यवस्थित होता है। sp3 चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होता है, sp2 त्रिकोणीय, मतलब एक समतल में 120 डिग्री कोण पर तीनों व्यवस्थित होते हैं, और sp रेखीय। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा sp3 यानी कि चतुष्फलकीय रूप से कैसे जमते हैं। देखिए सबका ध्यान बोर्ड पर होगा। ये आपका पहला ऑर्बिटल, पहला sp3, मुझे इन चारों को व्यवस्थित करना है। दूसरा ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, 2। तीसरा ऑर्बिटल, और चौथा ऑर्बिटल। कुछ इस तरीके से ये व्यवस्थित होते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, ये व्यवस्था कुछ ऐसी है, चतुष्फलकीय व्यवस्था आप सब पढ़ के आए हो, इस तरह की व्यवस्था होती है। ये कार्बन, इनके बीच में जो बंध कोण होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है, ये चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। इसमें दो अपने प्लेन में होते हैं और एक प्लेन के बाहर होता है, ये चतुष्फलकीय व्यवस्था कहलाती है। इसमें ये आपकी आंखों के पास होता है, नेत्र के पास, और ये नेत्र के, नेत्र से दूर। अभी मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं। हम 4 पेन लेते हैं और 4 पेन से इस आकृति को बनाकर दिखाते हैं। आप सभी गौर से देखेंगे।
देखिए इसको कट कर दे। हाँ जी, तो चतुष्फलक की आकृति कुछ इस तरीके की होती है जो मैंने यहाँ बना रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये रहा एक पेन, बिल्कुल एक इधर एक इधर एक ऊपर। अगर आप गौर से देखो तो दिस एंड दिस ये आपके प्लेन में है, एक ही तल में है ये, ठीक है। और ये आपकी आंखों के पास आ रहा है और ये आपकी आंखों से दूर आ रहा है, और बीच में यहाँ पर इस जगह बीच में जहां से मैंने पकड़ रखा है यहाँ आपका कार्बन है। गौर से देखेंगे हम इसको बिल्कुल इससे अटैच करके देखते हैं, ठीक है। तो दो आपके प्लेन में होते हैं, लेकिन दो आपके, एक तो आपकी आंखों के पास होता है और एक आपकी आंखों के दूर होता है। इस आकृति को गौर से देखें, इस आकृति को गौर से देखोगे आप तो ये इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको। ये एक ऊपर होती है वैलेंसी, एक आपकी आंखों, एक इधर होती है वैलेंसी दो, और ये दोनों वैलेंसी दोनों संयोजकता एक प्लेन में है। तीसरी संयोजकता आपकी आंखों के पास आ रही है और एक आपकी आंखों से दूर जा रही है। जो पास आ रही है आपकी आंखों के नेत्र के पास, यानी कि आपको दिखाई दे रही है, वो आपकी तरफ आ रही है, वो आप यहाँ पर वेज से शो करते हो, इसको वेज बोलते हैं, डार्क लाइन से। और जो आपकी आंखों से दूर जा रही है ये आपका आपकी आंखों से दूर है, तो इसको हम डैश से शो करते हैं। और सारे बंद कोण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ इन सब के बीच में जो बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। तो यहाँ भी sp3 संकरण है, ये sp3 संकरण की ज्यामिति है, ये sp3 संकरण की आकृति है कि कैसे sp3 संकरण में बंद व्यवस्थित होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल यही काम यहाँ पर है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 अगर हम इसको बनाएं तो आपको देख सकते हो, इसको अगर हम इसको बनाएं थोड़ा सा और अच्छा सा बना देते हैं ताकि आपके और समझ में आ जाए। आपके पास ये 4 ऑर्बिटल बने हैं, ये चारों sp3 संकृत हैं। एक दो तीन चार, ये चारों sp3 अपने आप को इस तरह जमा देते हैं। एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। अब हम बात करते हैं कार्बन के 4 हो गए, लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो 1 2 3 इस पर हाइड्रोजन लगी हुई है, 3 पर हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो ओनली 1s ऑर्बिटल इसके पास होता है, ओनली 1s, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। तो एक ही ऑर्बिटल यानी कक्षक इसके पास होगा, वो है s, 1s ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल होता है, गोल होता है। तो इधर हाइड्रोजन आपके इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अतिव्यापन होगा, यह हाइड्रोजन का 1s कक्षक, इस वाले हाइड्रोजन का। तो इन दोनों के बीच में अतिव्यापन हो रहा है। अतिव्यापन का मतलब एक कक्षक की पाली दूसरी कक्षक की पाली के अंदर घुस रही है, और जहां दोनों के बीच में अतिव्यापन होता है वहां पर बनता है सिग्मा। ये एक सिग्मा बन गया है। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन का। तो कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s, दोनों के बीच में कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s, दोनों के बीच में अतिव्यापन होता है, तब जाके ये वाला सिग्मा बनता है। इसी तरह ये वाला सिग्मा भी हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का sp3, तो यहां भी एक हाइड्रोजन का 1s आएगा। आप सोच रहे होंगे सर हाइड्रोजन का गोल क्यों होता है, क्योंकि 1s कक्षक हमेशा गोलाकार होते हैं। ये भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक, यहाँ भी अतिव्यापन होगा, एक कक्षक की पाली दूसरे कक्षक की पाली में धंसती है, इसको अतिव्यापन कहते हैं। तो यहां भी आपका सिग्मा बनेगा, इधर भी ये सिग्मा 1s कक्षक। तो 3 सिग्मा हो गए, 1 2 3, लेकिन यहां क्लोरीन है। अब यहां आ गया हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु का 1s कक्षक नहीं लेना है। देखते हैं फिर हेलोजन का कौन सा कक्षक यहां पर भाग लेगा। चलिए हेलोजन के लिए हम यहां पर आते हैं। हेलोजन के लिए हम ये चीज समझाने वाली थी,
आप इनको बाद में नोट कर सकते हैं। हेलोजन की बात करें, हेलोजन अगर हम बात करें सबसे पहले फ्लोरीन की, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बता दूं, इनका होता है NH2NP5, यानी कि 2s2, इसका निकलेगा 1s2 2s2 2p5। आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, कई बच्चों को नहीं आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, केवल इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है। मेरी बेसिक क्लासेस में आपको ये बता दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ कैसे याद रखेंगे सर, हम कैसे याद रखें, आप याद रखो फ्लोरीन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p5, क्लोरीन का 3p5 एक बढ़ता जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का 4p5, ये अंतिम विन्यास है, अंतिम लास्ट वाला, ठीक है। और तो हम बता रहे थे आपको कि यहां पर फ्लोरीन का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, हमेशा यहाँ पर लास्ट का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काम आएगा। हालांकि कई बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना नहीं आता है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि 11th क्लास के बेसिक वीडियोस भी मैं अपने चैनल पर डालूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ये 12th क्लास का चल रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको जो जो बता रहा हूँ उस बात का ध्यान रखें, और 11th क्लास का बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको बता रहा था कि फ्लोरीन लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p5, क्लोरीन का 3p5, ब्रोमीन का 4p5, इस तरह बढ़ते चला जाएगा, और आपके पास 4 ही हेलोजन होती है। तो हमें बनाना था CH3Cl, यानी कि क्लोरीन लेना है, क्लोरीन लेना है, क्लोरीन का 3p5 हम आपको बना के दिखा देते हैं। आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लेंगे तो हम आपको 3p5 बना के दिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि P में 3 कक्षक होते हैं, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, ध्यान रखेंगे। P उपकोष में, ये उपकोष होते हैं, इनमें 3 कक्षक होते हैं, PX PY और PZ, और हम लिख रहे हैं 3p, तो आपको लिखना है 3px 3py और 3pz, और 3p5 है, 5 का मतलब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 इस तरह भरते हैं, क्योंकि इन सबकी ऊर्जा समान होती है। फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो अगर आप गौर से देखो तो लास्ट का 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बना सकता है, तो इसीलिए यहां पर आपका 3pz कक्षक संकरण में भाग लेगा, 3pz कक्षक संकरण में भाग लेगा। देखो संकरण में हमेशा कक्षक भाग लेते हैं, याद रखें, संकरण में हमेशा कक्षक भाग लेते हैं, हमें उनके इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार यहां भी 3pz कक्षक भाग लेगा। तो 3pz कक्षक, pz कक्षकों की आकृति इस तरह की होती है, जिस तरह मैंने sp3 की बताई थी, ये होते हैं pz कक्षक, ये है pz कक्षक। मैं इसको सही बना देता हूं, ये रहा pz कक्षक, ये pz कक्षक होता है जो z एक्सिस पर होता है, ये z एक्सिस पर होता है, pz कक्षक है। इसका मतलब pz कक्षक डंबलाकार होता है, तो हमको इन लाइनों से कोई मतलब नहीं है, आप सीधा सीधा बना सकते हो। ये pz कक्षक है, ये pz कक्षक है। तो pz कक्षकों की आकृति डंबलाकार होती है। ये pz कक्षक की एक पाली प्लस और एक माइनस, दोनों पालियां समान होती हैं, डंबल की आकृति होती है। ये प्लस वाली पाली इस sp3 से अतिव्यापन करती है, ये अतिव्यापन हो गया, ये लो, आप अगर गौर से देखो ये अतिव्यापन हो गया, यहां पर अतिव्यापन हुआ, ये रहा आपका 3pz कक्षक, किसका है ये, क्लोरीन का 3pz कक्षक यहां अतिव्यापन दर्शा रहा है, और जिससे बंध बनता है सिग्मा। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमेशा
समाक्षीय अतिव्यापन, जब एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होता है तब सिग्मा बंध बनता है, और पीजेड कक्षक समाक्षीय अतिव्यापन दर्शा सकता है। तो sp3 कार्बन का sp3 कक्षक और क्लोरीन का 3pz कक्षक, ये दोनों आपस में अतिव्यापन दर्शाते हैं, जिससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो 4 सिग्मा यहाँ पर बन चुके हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों सिग्मा है। 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, एक क्लोरीन हो गया, और यह बीच में होता है आपका कार्बन। तो ये जो पूरा आरेख है, ये पूरा आरेख है आपका CH3Cl का कक्षक आरेख। इन कक्षकों के आरेख हमें बनाने थे, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये बना के देना था। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा करना है क्या? नहीं, ये आपको बनाने का तरीका सिखाया है। वहां पर आपको केवल और केवल आंसर 1 नंबर में इतना लिखना है। क्वेश्चन आया था CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए, केवल आपको डायरेक्ट ये बनाकर आना था, केवल ये बनाकर आना था। ये CH3Cl का कक्षक आरेख, जिसमें हमने हर एक परमाणु के कक्षकों को दर्शाया है, हर एक परमाणु के कक्षकों को दर्शाया। यह है आपका CH3Cl का कक्षक आरेख। बाकी ये सब आपकी नॉलेज के लिए था। कई बच्चे 11th नहीं पढ़ पाते हैं, या 11th पढ़ते हैं तो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उन्हें याद नहीं कि हमें क्या करना है, इसलिए ये चीजें बताई गई थी। आप चाहो तो इनको नोट करो, या फिर मैं आपको बाद में एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर आपको मैं कुछ वीडियोज 11th के बेसिक वीडियोज भी डालूंगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद, नोट कीजिए। अब तक हम पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति, एल्किल हैलाइडों का IUPAC और कॉमन नाम, एल्किल हैलाइडों में CH3Cl का कक्षक आरेख, और एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। आज हम एक नया टॉपिक इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बोर्ड एग्जाम में हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। यहीं से रिएक्शनों की शुरुआत होती है। तो हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां, एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। तो हमारा अगला टॉपिक है आज का एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। आखिर एल्किल हैलाइड किन किन विधियों से बनाए जाते हैं, एल्किल हैलाइड किस किस से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनको याद करने का एक तरीका है, इनको याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। वो है कि हाय हाय हेलो, हाय हेलो हुंसडीकर जी, हुंसडीकर जी, पीएम, पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर, पीएम 8 PM, पीएम अल्कोहल पी लो, पीएम अल्कोहल पी लो, पीएम अल्कोहल पी लो। हाय हेलो हुंसडीकर जी, पीएम के साथ अल्कोहल पी लो। ये हमारी एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां हैं, एल्किल हैलाइडों के बनाने का तरीका है, एल्किल हैलाइडों के बनाने के तरीकों को याद करने का तरीका है। आखिर है क्या? वापस बोलता हूं, हाय हेलो हुंसडीकर जी, पीएम के साथ अल्कोहल पी लो। अब हाई का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, हाई का मतलब होता है, हाई का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हम हाइड्रोकार्बनों से एल्किल हैलाइडों के निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया जा सकता है। अगला आता है हेलो। हेलो का मतलब हो जाता है हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। अगला आता है हुंसडीकर। हुंसडीकर का मतलब ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसी के नाम पर अभिक्रिया का नाम बना है हुंसडीकर अभिक्रिया। टी का मतलब होता है प्राथमिक,
पी का मतलब प्राथमिक और एम का मतलब एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। और अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब अल्कोहल ही होता है, और हम अल्कोहल से भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो हम एल्किल हैलाइड किस किस से बना सकते हैं? हाइड्रोकार्बनों से बना सकते हैं, हेलोजन विनिमय से बना सकते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, हेलोजनों को चेंज करके, एक हेलोजन चेंज करेंगे दूसरी हेलोजन जोड़ देंगे। हुंसडीकर अभिक्रिया, ये एक नाम की अभिक्रिया है, वैज्ञानिक अभिक्रिया है, वैज्ञानिक के द्वारा के नाम पर बनी हुई है, इसके हम नेम रिएक्शन बोलते हैं। प्राथमिक एमीन से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं और अल्कोहल से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ये 5 तरीके हमारे एल्किल हैलाइड बनाने के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और ये पांचों हमें हमारी उंगलियों पर याद होने चाहिए। हाय, हेलो, हुंसडीकर जी, पीएम के साथ अल्कोहल पे, ये 5 हमारे अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां, और हमारी ट्रिक थी हाय, हेलो, हुंसडीकर जी, पीएम के साथ अल्कोहल पी लो, अल्कोहल। तो हमने आपको बता दिया कि हाई का मतलब हाइड्रोकार्बन से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, और हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन विनिमय, हेलोजनों का आदान प्रदान, और हुंसडीकर का मतलब हुंसडीकर अभिक्रिया, ये एक नेम रिएक्शन है, और पीएम का मतलब होता है प्राथमिक एमीन से, और ए का लास्ट में 5 है अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से। अगर हम हाइड्रोकार्बन से बात करें तो हाइड्रोकार्बन से यहाँ पर 2 हाइड्रोकार्बन हमें यूज लेने हैं। हम सब जानते हैं हाइड्रोकार्बन 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सबसे पहले हम यहाँ हाइड्रोकार्बनों में से एल्केन और एल्कीन, केवल इन दोनों से ही, इन दोनों हाइड्रोकार्बन से ही एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। फिर आता है आगे हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय, यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं हेलोजन विनिमय की होंगी। हेलोजन विनिमय का मतलब तो नेक्स्ट है हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे फिंकलस्टाइन, 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 और एक हम पढ़ेंगे स्वार्ट, स्वार्ट्स। ये अभिक्रिया हम यहाँ पर पढ़ेंगे, स्वार्ट अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया 2017 में, अप्रोक्स 2017 में ये दोनों की दोनों पूछी गई थी, 2017 में। हुंसडीकर अभिक्रिया एक खुद एक नेम रिएक्शन है। प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन हम यहाँ आपको बताएंगे क्या होती है। प्राथमिक एमीन से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। और अल्कोहल, अल्कोहल से हम 5 तरीकों के से, 5 तरीकों से हम अल्कोहल के 5 तरीकों से हम अल्कोहल से 5 तरीकों से हम क्या बना सकते हैं? एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो आपसे अगर आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद रहना चाहिए, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि हम किस किस से एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ये याद करने का तरीका है हाय, हेलो, हुंसडीकर जी, पीएम के साथ अल्कोहल पी लो। ये 5 मेथड से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब इन 5 मेथड में हमारा सबसे पहला है हाय। हाय का मतलब हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो आप 10 तक पढ़ के आए हो, इतना सबको मालूम है। इसलिए हम यहाँ पर एल्केन और एल्कीन से, एल्केन और एल्कीन से एल्किल हैलाइड आसानी से बना सकते हैं। दूसरा है हमारे पास हेलो। हेलो का मतलब होता है हेलोजन विनिमय, हेलोजन का आदान प्रदान, हेलोजन विनिमय, जिसमें हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन है जो वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित होती है। तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया। इसी प्रकार तीसरा नंबर है हुंसडीकर। हुंसडीकर भी एक नेम रिएक्शन है, इनमें रिएजेंट रिएक्टेंट फिक्स होते हैं, दैट इज हुंसडीकर अभिक्रिया। तो 3 अभिक्रियाएं हो गई। चौथा है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन क्या होता है, इससे कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हमें याद रखना है कि किस किस से हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और 5वां है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल से 5 मेथड है, अल्कोहल से 5 तरीकों से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। पहला तरीका निर्जल, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, सांद्र HCl। ये निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का जो मिश्रण है
ये कहलाता है लुकास अभिकर्मक, ये कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकास अभिकर्मक। और इस अभिकर्मक की सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को आसानी से विभेदित कर सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों को आसानी से विभेदित कर सकते हैं। लुकास अभिकर्मक का कार्य क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों को आसानी से विभेदित करना। अगर हम यहाँ सांद्र HCl की जगह हम HBr और HIV यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। HBr और HI, अगर हम बात करें हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं इनको, HCl, HBr, HI, HF, इन सबको हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। तो अल्कोहलों से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है HI, और फिर उसके बाद क्रियाशील होता है HBr, उसके बाद क्रियाशील होता है HCl, और सबसे कम क्रियाशील होता है HF। और अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद आपका आता है मेथिल अल्कोहल। ये यहाँ पर अभिक्रिया अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम है। एक बात ध्यान रखेंगे, जिस तरह 3 डिग्री अल्केलाइड, 2 डिग्री अल्केलाइड हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही अल्कोहल होता है। हैलाइडों की जगह OH समूह आ जाता है। अंडरस्टैंड। अब हम सेकंड बात करते हैं SOCl2 के साथ अभिक्रिया। SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, और यह अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। यह अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम होगा। अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड, आप लिख सकते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहल के साथ कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मेथड है आपसे एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने का। एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने का सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छी विधि है डार्जन अभिक्रिया। यहाँ से प्योर एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त होता है। यहाँ से फिंकलस्टाइन से प्योर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, शॉर्ट से एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। नीचे बात करेंगे, फिर अगला है PCl5 के साथ, और अगली है PCl3 के साथ, और एक आता है रेड फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस, हिंदी में लिख देता हूं मैं, लाल फास्फोरस प्लस X2 के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे अल्कोहल की, तो भी हमको यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। लाल फास्फोरस X2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो PCl3 बनेगा। इसके बारे में और डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपके याद करने के तरीके, नोट कर लीजिए।